हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। तो दोस्तों, हम लोग जो है मोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आज हम लोग ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो 12th क्लास में भी दे रखा है और 11th क्लास में भी दे रखा है। अब आप बोलेंगे 12th क्लास में कैसे दे रखा है, तो 12th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है विलियन, और इस विलियन का कुछ भाग जो है जैसे मोलरता, नॉर्मलता वगैरह वगैरह जो है वो इस चैप्टर में भी दे रखा है। तो आज अपन उन्हीं सब बातों का डिस्कशन करेंगे जो 12th क्लास में भी दे रखा है और 11th क्लास में भी दे रखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम क्या है, देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है विलियन। क्या नाम है? विलियन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्या मतलब होता है सॉल्यूशन का। देखिए, इसकी परिभाषा ये होती है कि दो या अधिक घटकों का समांगी मिश्रण, दो या अधिक घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। अब सवाल यह है कि समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है? विलियन कहलाता है। तो सवाल ये आता है कि समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है। देखिए, समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि दो घटकों को मिलाने के बाद एक ही प्रकार की भौतिक अवस्था हो जाए। दो घटकों को मिलाने के बाद यदि भौतिक अवस्था समान हो जाए, है ना, भौतिक अवस्था समान हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं समांगी मिश्रण। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, आप मतलब समझाइए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लो एग्जाम्पल क्या है, मान लो आपके पास में जल है, H2O है लिक्विड स्टेट में, है ना, और इसमें मान लो मैंने NaCl मिला दिया, मतलब नमक मिला दिया। अब आपको पता है कि नमक जो है वो ठोस अवस्था में होता है, और जब आप इसको मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्वस। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब अपन ने लिक्विड को सॉलिड के साथ मिक्स कराया तो यानी मैं कहने का मतलब यह है कि आपके पास में पानी है और पानी में आपने नमक घोल दिया, तो जब आप नमक को पूरी तरीके से घोल देंगे तो नमक पूरी तरीके से घुल जाएगा, तो पूरा का पूरा जो विलयन बन जाएगा वो कौन सी अवस्था में बनेगा? द्रव अवस्था में बनेगा। अब क्या हो रहा है कि मिलाने से पहले हमारे पास दो अलग अलग भौतिक अवस्था थी, जैसे एक तो थी लिक्विड अवस्था और एक थी ठोस अवस्था, लेकिन मिलाने के बाद कौन सी अवस्था बन गई? द्रव अवस्था बन गई। भाई लिक्विड तो बन गया वो। तो हो क्या रहा है, लिक्विड और सॉलिड को मिलाने के बाद हमारे पास एक ही प्रकार की भौतिक अवस्था आ गई, वो है द्रव अवस्था। हमने मिलाया तो किस किस को था? पानी को और ठोस को, लेकिन मिलाने के बाद द्रव ही द्रव रह गया, है ना, ठोस तो पूरा घुल गया। तो जब ठोस पूरी तरीके से घुल जाए या कोई भी घटक पूरी तरीके से घुल जाए उसी को अपन क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। ठीक है, और समांगी मिश्रण का मतलब है भौतिक अवस्था एक ही हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल के अंदर जो ये है द्रव, इसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं इसको? विलायक। जो NaCl है इसको बोला जाता है विलेय। ठीक है, और जो ये बन गया इसको बोलते हैं अपन विलियन। क्या बोलते हैं इसको? विलियन। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो विलायक की क्या परिभाषा हो जाएगी, बताइए जरा। विलायक की परिभाषा क्या होगी कि जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसको विलायक बोलेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करूं विलेय की, तो विलेय क्या होगा? जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होगा, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? विलायक बोलते हैं, और सॉरी विलेय बोलते हैं। ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक बोलते हैं, और ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं विलियन की, तो विलियन क्या हो जाएगा बेसिकली? तो विलियन को बोलेंगे कि विलेय और विलायक
विलेय और विलायक आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विलयन का निर्माण करेंगे। बात समझ आ रही है? अब होता क्या है कि एक नोट पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर, क्या है नोट पॉइंट, देखिए कि विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक द्वारा किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक द्वारा किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, विलायक द्वारा किया जाता है? इसका मतलब यह है कि विलयन उसी भौतिक अवस्था में बनेगा जिस भौतिक अवस्था में विलायक है। जैसे मान लीजिए विलायक आपका द्रव अवस्था में है तो विलयन भी द्रव अवस्था में बनेगा, विलायक आपका ठोस अवस्था में है तो विलयन भी ठोस अवस्था में बनेगा, और विलायक आपका गैस अवस्था में है तो विलयन भी गैस अवस्था में बनेगा। तो किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था का निर्धारण है वो कौन करता है? विलायक करता है। तो अगर मैं विलयन के प्रकार के बारे में डिस्कशन करूं तो आप बताइए कि विलयन के कुल कितने प्रकार हो जाएंगे? विलयन के प्रकार, तो अब मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? विलायक के द्वारा किया जाता है। तो विलायक के द्वारा अगर किया जाएगा तो विलयन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो पहला विलयन है उसको बोलते हैं ठोस विलयन। क्या बोलते हैं इसको? ठोस विलयन। और ठोस विलयन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय जो है, विलेय वो होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय ठोस ऑब्लिक द्रव ऑब्लिक गैस, है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक है, विलायक जो होगा वो हमेशा कौन सी अवस्था में होगा? विलायक हमेशा ठोस अवस्था में उपस्थित होगा। विलायक हमेशा ठोस अवस्था में उपस्थित होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि यदि आप ठोस विलयन बना रहे हैं तो विलेय तो कुछ भी हो सकता है, विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा कौन सी अवस्था में होना चाहिए? ठोस अवस्था में। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था का निर्धारण है वो कौन करता है बताइए? विलायक करता है। तो विलायक अगर ठोस अवस्था में होगा तो ऑब्वियस सी बात है विलयन भी ठोस अवस्था में बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं। टेबल में यहां लिख रहा हूं मैं विलेय, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं विलायक, फिर यहां लिख रहा हूं मैं विलयन, और यहां लिख रहा हूं उसके एग्जाम्पल। देखिए एक टेबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन। टेबल क्या बोल रही है? देखिए मान लीजिए विलेय ठोस है और विलायक भी ठोस है, तो जो विलयन बनेगा वो भी ठोस बनेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सेकंड, मान लीजिए कि जो विलेय है वो द्रव है, विलायक जो है वो ठोस है, तो विलायक अगर ठोस में है तो विलयन भी किस में बनेगा? ऑब्वियस सी बात है ठोस में बनेगा। इसी प्रकार से थर्ड, यदि विलेय गैस में है लेकिन ये ठोस में है तो अभी भी ये किस में बनेगा बताइए? ये भी ठोस में बनेगा। किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था है उसका निर्धारण कौन करता है? तो उसका निर्धारण करता है विलायक। तो अब हमने एक टेबल बना दी। अब हमारा अगला काम क्या होगा? इनके एग्जाम्पल को देखना कि किस किस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। चलिए देखिए, तो एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल है ठोस और ठोस। तो इसका जो एग्जाम्पल आता है उसको बोलते हैं मिश्रित धातु। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित धातु। अब सवाल है कि मिश्रित धातु क्या है, तो थोड़ा मिश्रित धातु के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए मिश्रित धातु नाम से क्लियर है कि दो या अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है, दो या अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है उसे क्या बोलते हैं? अपन मिश्रित धातु बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए एक आपके पास में लिखा हुआ है पीतल। क्या लिखा हुआ है? पीतल।
तो पीतल बनता है कॉपर और जिंक को मिला के बनता है पीतल। एक आपके पास में होता है कांसा, तो कांसा बनता है कॉपर और टिन को मिला के बनता है कांसा। इसी प्रकार से एक आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, है ना। स्टेनलेस स्टील जो है वो किस किस से मिलकर बनता है? आयरन, क्रोमियम, निकल। हालांकि आगे अपन डी ब्लॉक में एक टॉपिक आता है कि ऐसा माना जाता है कि एक शब्द आता है उसको बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक, वो अपन डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। माना यह भी जाता है कि स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का अंतराकाशीय यौगिक होता है, और किसका अंतराकाशीय यौगिक होता है? कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का। तो फिलहाल तो आप ये पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी मेन हम जो मोटिव डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं मिश्र धातु के बारे में। तो Fe, Cr और Ni ये स्टेनलेस स्टील को, है ना, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। फिर एक आता है जर्मन सिल्वर। क्या आता है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर बनता है? तो ये बनता है कॉपर, जिंक और निकल से। इन तीनों को मिलकर बनाता है जर्मन सिल्वर। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर है? तो देखिए सिल्वर का जो सिंबल होता है वो Ag होता है, और अगर आप इसके घटक देखेंगे तो इसमें कहीं भी सिल्वर नहीं है। तो जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर होगा? 0% सिल्वर उपस्थित होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला है एग्जांपल विलायक ठोसो और विलय द्रवो। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है अम्लगम। क्या है इसका एग्जांपल? अम्लगम। अब आप बोलेंगे सर अम्लगम क्या होता है? देखिए अम्लगम के बारे में पढ़ लेते अपन। अम्लगम का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके पास में धातु है, धातु होती है ठोस अवस्था में, और इसको मैंने मिक्स कर दिया मरकरी के साथ, और मरकरी होती है लिक्विड अवस्था में। तो यदि धातु, कोई भी धातु हो सकती है ना, वो ठोस अवस्था में हो, और मरकरी कौन सी अवस्था में होती है? लिक्विड अवस्था में। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? अम्लगम कहलाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ठोस और गैस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का पीडी की सतह पर अधिशोषण, पीडी की सतह पर अधिशोषण, अधिशोषण। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब समझाइए क्या है कि हाइड्रोजन गैस का पीडी की सतह पर अधिशोषण। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ये पीडी की सतह है, मान लीजिए ये बोल दिया मैंने एक पीडी की सतह। पीडी क्या है? एक प्रकार की धातु है। पीडी क्या है? एक प्रकार की धातु है। और इस धातु की आपने देखा होगा, इस ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इस धातु में देखिए छोटे छोटे छिद्र हैं। क्या बोलते हैं? इन छिद्रों को बोलते हैं एक्टिव साइट्स, सक्रिय स्थान बोलते हैं इसको। अब इन सक्रिय स्थानों में आके क्या होती है? हाइड्रोजन गैस आके चिपक जाती है। तो किसी धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का चिपकना, इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? अधिशोषण। सतह पर ध्यान रखिएगा, किसी धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का चिपकना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहला रहा है। तो अपन ने जो धातु की सतह है वो तो क्या ले ली? पीडी ले ली। और गैस कौन सी ले ली? हाइड्रोजन ले ली। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो धातु की सतह पर जाके अधिशोषित हो रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ठोस विलयन पढ़ने के बाद अगला जो विलयन का प्रकार है उसका नाम क्या है? द्रव विलयन। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? इसको बोलते हैं अपन द्रव विलयन। हमने क्या बोला? किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? विलायक के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें द्रव, है ना, वो कौन सी अवस्था में हो? जो विलायक है। ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक है, विलायक कौन सी अवस्था में हो? द्रव अवस्था में, विलायक द्रव अवस्था में, तथा जो विलय है, तथा विलय जो है, विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है ना, गैस भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय तो कुछ भी हो लेकिन विलायक हमेशा कौन सी अवस्था में होना चाहिए? द्रव अवस्था में। जैसे अपन इसके ऊपर एक वही टेबल बना लेते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं विलय, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं विलायक, विलायक, फिर यहां लिख रहा हूं मैं विलयन, क्या लिख रहा हूं? विलयन, और इधर लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए जरा, तो देखिए विलय जो है वो ठोस अवस्था में हो सकता है, विलय जो है वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है,
और जो विलय है वो गैस अवस्था में भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी अवस्था हो सकती है। ठीक है, विलायक जो है वो द्रव अवस्था में होगा, ये भी द्रव अवस्था में होगा और ये भी द्रव अवस्था में होगा। क्यों? तो विलयन भी द्रव अवस्था में बनना चाहिए। ये भी द्रव होगा, ये भी द्रव होगा और ये भी द्रव होगा। अब एग्जाम्पल की बात करें, देखिए द्रव और ठोस, सिंपल एग्जाम्पल है इसका कि मान लीजिए जल में क्या उपस्थित है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बोल दो, नमक बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। अगर आपने पानी में नमक मिला दिया तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जल में इथेनॉल, है ना। इथेनॉल को आपने जल में मिला दिया तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए CO2 किसमें उपस्थित है? जल में। CO2 जल में उपस्थित है, कोई भी गैस हो सकती है पर अपन फिलहाल तो CO2 ले रहे हैं। या सिंपल सा एग्जाम्पल लिखें, सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्या लिख रहे हैं इसका एग्जाम्पल? सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि CO2 को जो है वो जल में भरा जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया? ये हो गया हमारा द्रव विलयन का एग्जाम्पल हो गए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं गैस विलयन। गैस विलयन क्या परिभाषा हो जाएगी बताइए? कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो होगा, विलायक वो तो कौन सी अवस्था में होगा? गैस अवस्था में। ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है वो तो गैस अवस्था में होगा, जबकि विलय जो है, जो विलय है वो आपका ठोस भी हो सकता है, विलय आपका द्रव भी हो सकता है और विलय आपका गैस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? फिर से इसकी अपना एक टेबल बना लेते हैं। देखिए यहां तो लिख रहा हूं मैं वही विलय, ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं विलायक, फिर यहां लिख रहा हूं मैं विलयन और यहां लिख रहा हूं मैं इसके एग्जाम्पल। चलिए पहला जो है ये ठोस हो सकता है ना, ये द्रव भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। ठीक है, विलायक की अगर मैं बात करूं तो विलायक जो होगा वो गैस में होगा, तो विलयन भी कौन सी अवस्था में होगा? गैस में। सेम लॉजिक, ये अगर गैस में है तो विलयन भी गैस अवस्था में होगा, है ना। और अगर ये गैस में है तो ये भी गैस अवस्था में होगा, क्योंकि हम कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं? गैस विलयन पढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कि किसी ठोस को गैस में मिला रहे हो तो इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए तो अगर मैं एग्जांपल का डिस्कशन करूं तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि गैस विलायक हो और विलय जो हो वो क्या हो? ठोस हो। फर्स्ट वाले का एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं एग्जांपल। इसका जो एग्जांपल है वो लिख देते हैं नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में कपूर। जो कपूर होता है वो ठोस अवस्था में होता है और नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में होगी? गैस अवस्था में। एक एग्जांपल तो इसका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि वायु में किसके कण? धूल के कण। धूल हो सकता है, धुआं हो सकता है। भाई वायु तो हवा है, हवा मतलब गैस हो गई बहुत सारी, और उसमें आपने धूल के कण, धुआं के कण ये सब मिला दिए तो वो इसका एग्जांपल हो गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस में कपूर हो गया या वायु में धूल के कण हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा गैस और द्रव का एग्जांपल, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होता है उसको अपन बोल देते हैं नमी। नमी क्या है? कि जल भी उपस्थित हो और कोई गैस भी उपस्थित हो, ठीक है। क्या है? द्रव और गैस, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? नमी हो जाएगा। नमी में द्रव भी उपस्थित होता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक एग्जांपल और हो सकता है, क्या हो सकता है? एनसीईआरटी में जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। क्या लिखा हुआ है? क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है। गैस भी आ गया और क्लोरोफॉर्म आपको पता ही है लिक्विड स्टेट में होता है, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में हो गया, नाइट्रोजन गैस स्टेट में हो गया। और गैस का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो दो गैसों का मिश्रण, दो गैसों का मिश्रण। बात समझ में आ रही है? अब दो गैसें, जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एक तो हो गई N2 गैस और प्लस ये हो गई O2 गैस, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये एग्जांपल जो है ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस साल जो है वो एग्जाम में भी पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा
उसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगले टॉपिक का नाम क्या है हमारा, कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स मैं लिख देता हूं हेडिंग, कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मोल भिन्न। क्या पढ़ेंगे, मोल भिन्न, या इसी को बोलते हैं मोल अंश, या इसी का नाम होता है मोल प्रभास, मोल प्रभास। और मान लो मैंने इसको दर्शा दिया x से, है ना, किसे दर्शा दिया, x से। क्या होता है मोल भिन्न या मोल प्रभास? देखिए मान लीजिए आपके पास में ये एक विलयन है और इस विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, एक घटक है A और दूसरा घटक है B। एक विलयन है जिसमें दो घटक उपस्थित है, एक घटक है A, एक घटक है B। अब मान लीजिए कि A का जो मोल है वो Na है और B का जो मोल है वो Nb है, ठीक है। तो मोल अंश का सूत्र क्या होता है, x बराबर, इसका सूत्र होता है घटक का मोल, जो भी घटक है उसका मोल, बटा नीचे क्या आएगा, कुल मोल। घटक का मोल बटा नीचे क्या आएगा, कुल मोल, ठीक है। ये तो मोल भिन्न का सूत्र हो गया। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए मुझे A का मोल अंश निकालना है। क्या निकालना है, A का मोल अंश निकालना है। तो जिसका भी मोल अंश निकालना है उसको मैंने नीचे मेंशन कर दिया। ऊपर लिखा हुआ है घटक का मोल, तो घटक का मोल मतलब A का ही मोल आएगा, और नीचे का लिखा हुआ है टोटल मोल। तो टोटल मोल में किस किस का मोल आएगा, तो टोटल मोल में A का भी मोल आएगा और B का भी मोल आएगा। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से XB की अगर मैं बात करूं तो ऊपर आ जाएगा क्या, NB, और नीचे क्या आ जाएगा, Na प्लस क्या आ जाएगा, NB। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी होती है कि दो घटकों के मोल भिन्न का योग XA प्लस XB बराबर कितना होता है, 1। दो घटकों के मोल भिन्न का योग जो होता है वो 1 के बराबर है। मैं दो घटक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इस विलयन में दो ही घटक ले रखे हैं। अगर आपने बहुत सारे घटक ले रखे हैं तो बहुत सारे घटकों का योग जो होगा XA प्लस XB प्लस डैश 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 प्लस XN बराबर कितना होता है, 1। एक विलयन में दो घटक उपस्थित हो, चाहे तीन घटक उपस्थित हो, चाहे बहुत सारे घटक उपस्थित हो, कितने भी घटक उपस्थित हो, उन सभी घटकों के मोल भिन्न का जो योग है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये भी है कि एक घटक का मोल भिन्न 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा 1 से कम आएगा। भाई दो घटक है, मैं बोल रहा हूँ दोनों घटकों के मोल भिन्न का योग 1 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक घटक का मोल भिन्न जो होगा वो 1 से कम आएगा, तभी तो दोनों को मिला के 1 बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगला पॉइंट क्या है कि मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती। मोल भिन्न जो होता है वो यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती। और अगला पॉइंट क्या है कि ये तापमान पर निर्भर नहीं करता, तापमान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। अब इस पर अपन जो है सवाल करेंगे। देखिए सवाल क्या है आपके सामने, तो सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है कि 180 ग्राम जल, 90 ग्राम इथेनॉल और 32 ग्राम मिथेनॉल को अपन ने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद प्रत्येक घटक का मोल भिन्न क्या होगा, ये सवाल है। अब देखिए हमें क्या करना है, क्या क्या दे रखा है, सुनिए ध्यान से, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका अपन। सबसे पहले जल की मात्रा दे रखी है अपन को, और जल की मात्रा कितनी दे रखी है, 180 ग्राम। हमारा पहला काम क्या होगा, सबके मोल निकालना। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। अब आप ही बताइए ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, तो ग्राम में मात्रा दे रखी है 180 बटा मोलर द्रव्यमान कितना है 18, तो सॉल्व करने पर कितना मोल आ गया, 10 मोल। तो जल के मोल तो कितना आ गए, 10। इसी प्रकार से जो इथेनॉल है, इथेनॉल, इथेनॉल की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 92 ग्राम। तो इथेनॉल का मोल कैसे निकालेंगे बताइए, इथेनॉल का मोल C2H5OH कैसे निकालेंगे, इथेनॉल की ग्राम में मात्रा बटा इथेनॉल का मोलर द्रव्यमान। अब आप ये बताइए कि इथेनॉल की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 92 बटा इथेनॉल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 46, है ना, कितना होता है 46, 12 दूना 24, 24 और कितना हो जाएगा 6, कितना 30, 30 में 16 जोड़ोगे 46। ये सॉल्व करेंगे तो कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से मिथेनॉल की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 32 ग्राम।
तो बताइए मोल कितना हो जाएगा मिथेनॉल का? मोल कैसे निकालेंगे? ग्राम में मात्रा मिथेनॉल की बटा मोलर द्रव्यमान मिथेनॉल का। बताइए ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 32, और मिथेनॉल का जो मोलर द्रव्यमान है वो भी 32 हो जाएगा। सॉल्व करने पर कितना आ गया? 1 मोल। ये तो हमने तीनों के क्या निकाल लिए? मोल निकाल लिए। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है मोल अंश या मोल भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोल भिन्न निकाल रहा हूं जल का। बताइए जल का मोल भिन्न कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला? घटक का मोल यानी जल का मोल बटा नीचे आएगा कुल मोल। जिस भी घटक का मोल भिन्न निकाल रहे हैं उसका मोल बटा कुल मोल। तो बताइए जल का मोल कितना निकाला अपन ने? जल का मोल निकाला 10, और कुल मोल की बात करेंगे तो कुल मोल में क्या क्या आएगा? 10 + 2 12, 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 10/13। इसी प्रकार से इथेनॉल का मोल भिन्न बराबर इथेनॉल का मोल बटा नीचे क्या आ जाएगा? टोटल मोल। तो इथेनॉल का मोल कितना निकाला अपन ने? 2, और यह कितना आ जाएगा? 13, तो ये हो जाएगा 2/13। इसी प्रकार से मिथेनॉल का मोल भिन्न, तो मिथेनॉल का मोल भिन्न क्या आएगा? मिथेनॉल का मोल बटा नीचे क्या आ जाएगा? टोटल मोल। ये बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/13। हमने प्रत्येक घटक का मोल भिन्न निकाल लिया। अब हमसे क्या बोला है? सुनिए ध्यान से। हमने पढ़ा था कि चाहे 2 घटक हो चाहे 3 घटक हो, प्रत्येक घटक के मोल भिन्न का जो योग होता है उसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। तो हमारे पास 3 घटक थे, एक बार जोड़ के देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, जल का मोल भिन्न प्लस इथेनॉल का मोल भिन्न और प्लस मिथेनॉल का मोल भिन्न, इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। देखिए जल का मोल भिन्न कितना है? 10/13 प्लस इसका कितना है? 2/13 प्लस इसका कितना है? 1/13। 13 मैंने एलसीएम ले लिया, कितना बचेगा? 10 + 2 + 1। सॉल्व करने पर कितना आएगा? 13/13, यानी कितना आ गया? 1। हमने क्या बोला था कि यदि किसी विलयन में 3 घटक उपस्थित है तो तीनों घटक के मोल भिन्नों का जो योग आएगा वो 1 के बराबर आएगा। आ भी रहा है 1 के बराबर। दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि एक घटक का मोल भिन्न हमेशा 1 से कम आएगा। आप देख लीजिए 1 से कम ही है तीनों वैल्यू। भाई 10/13 1 से कम है, 2/13 भी 1 से कम है, 1/13 भी 1 से कम है। तो इस प्रकार से अपन मोल भिन्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम के अंदर जो है कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि मोल भिन्न निकाल के बताइए, नहीं। एग्जाम के अंदर एक इकाई आपको दे रखी होगी और दूसरी इकाई आपसे पूछ रहा होगा। तो कल की क्लास में फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे जितनी और सांद्रता इकाइयां बची हुई है। बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।